नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, शिक्षा जगत अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी साथियों का स्वागत है। देखो, आज हम बात करने वाले हैं जो समास के 3 भेद और रहे हैं। पिछली क्लास में हमने अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास पढ़ लिया। मतलब समास की 3 भेदों को हमने क्या कर दिया, कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करने वाले हैं जो समास के 3 भेद और है। तो समास के तीनों भेदों के बारे में इस क्लास में हम पूरी तरीके से आराम से बिल्कुल धैर्यपूर्वक चर्चा करेंगे। बस सभी साथी एक साथ क्लास से जुड़ जाइए। देखो, हम बात कर लेते हैं समास का जो चौथा भेद है वो है दिग्गु समास। कौन सा समास है? दिग्गु समास। तो बात कर लेते हैं हम दिग्गु समास के बारे में। देखो, दिग्गु का अर्थ क्या होता है? 2 गायों का समूह है ना। क्या होता है दिग्गु का अर्थ? 2 गायों का समूह है। अब देखो इसकी परिभाषा क्या होती है, परिभाषा देख लेते हैं हम दिग्गु समास की। देखो, दिग्गु समास किसे कहा जाता है? वह समास जिसमें पूर्व पद संख्या विशेषण क्या हो, जिसमें पूर्व पद संख्या विशेषण और उत्तर नहीं है बेटा, यहाँ पे उत्तर है ना, और उत्तर पद संज्ञा हो तथा समस्त पद समुदाय, मतलब समुदाय को क्या कहा जाता है? समाहार है ना। समाहार को बोध कराए उसे दिग्गु समास कहते हैं। समझ में आया? कुछ समझ में आया? नहीं आया? मैं समझाती हूँ। इसमें कहा गया है कि वह समास जिसमें पूर्व पद क्या हो? संख्या विशेषण। मतलब ऐसा समास जिसमें पूर्व पद, मतलब पहला जो पद है वो क्या हो? संख्यावाची हो। क्या हो? संख्या विशेषण। और उत्तर जो पद हो वो हो संज्ञा, है ना। वो क्या हो? संज्ञा। उसके बाद देखो समस्त पद जो है वो किसका बोध करवाए? वो समुदाय का बोध करवाए, वो समूह का बोध करवाए, है ना। वही क्या कहलाता है? वही अपना कहलाता है दिग्गु समास। कंप्लीट। यहाँ तक चलते हैं आगे। अब देखो, इस दिग्गु समास की पहचान कैसे की जाती है ना। बिल्कुल आसान भाषा में जानते हैं कि दिग्गु समास की पहचान कैसे की जाती है। तो देखो, जहां पे क्या हो? प्रथम पद संख्यावाची, जहां पे क्या हो? प्रथम पद क्या हो? संख्यावाची हो, मतलब पूर्व पद संख्यावाची हो, वो है अपना दिग्गु समास 1 से 9 तक की गिनती में। 1 से 9 तक की गिनती में, है ना। जो 1 से 9 तक की गिनती में जो आता है, अगर वहां पे संख्यावाची अगर पद आ रहा है, और कौन सा पद आ रहा है? पूर्व पद आ रहा है, तो वो क्या है अपना? वो है अपना कौन सा समास? वो है अपना दिग्गु समास। कौन सा समास है? दिग्गु समास। ठीक है। अब देखो, 10 का गुणज मतलब 10 का गुणा होता है। 10 का गुणा जब हम करते हैं तो क्या होता है? 10 × 10, और गुणा करने पे कितने आते हैं? 100 आते हैं। ठीक है। लेकिन भाई इसका मतलब क्या है? तो बेटा देखो, ये ध्यान रखना, जहां पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 में कोई भी समास नहीं होता। ठीक है। ये ध्यान में रखना है आप सभी को कि ये जो संख्याएं हैं इनमें कोई भी समास नहीं होता है। उसके बाद आगे देखो, पहला पद अथवा समस्त पद संख्यावाची हो। क्या हो? पहला पद, या हम कह सकते हैं समस्त जो पद है वो क्या हो? संख्यावाची हो। और विग्रह करने पर, विग्रह जानते हो ना, समास में हम विग्रह करते हैं ना। विग्रह होता है क्या? बड़ा, जिसमें कारक है ना, अवयव सब जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन समस्त पद एक शब्द में अर्थ दे देता है ना। तो जहां पे विग्रह करने पर पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा पद संज्ञा हो, संज्ञा मिले, तो बेटा समझ लेना वही अपना क्या है बेटा? वही है अपना दिग्गु समास। कौन सा समास? वही है अपना दिग्गु समास, है ना। देखो बेटा, जितना इजी हो सकता है उतना इजी से इजी करके तुम्हें बता रही हूँ, ताकि तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट ना रहे। और मुझे आशा है कि ये दिग्गु समास की परिभाषा अच्छे से आप सभी को समझ में आ चुकी होगी। बस हमें ध्यान इतना रखना है कि जहाँ पे पूर्व पद संख्यावाची हो, उसके बाद
समस्त जो पद है वो किसका बोध करवाता हो, समूह का बोध करवाता हो, है ना, और उसका उत्तर पद क्या हो, संज्ञा हो, वही है अपना दिग्गु समास। ठीक है, अब देखो उदाहरण के माध्यम से हम जान लेते हैं कि कैसे हमें पता चलेगा कि इस शब्द में दिग्गु समास है। तो देखो एक शब्द है अपने सामने, वो क्या है, डूमठ। क्या है, डूमठ। अब देखो डू मतलब दो, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब इसका समास विग्रह किया तो क्या हुआ, दो मिट्टियों का समहार। समहार मतलब समूह है। अब देखो यहाँ पे दो क्या है, संख्यावाची शब्द है ना, क्या है, दो संख्यावाची शब्द। ठीक है, और यहाँ पे समहार मतलब समूह का बोध भी हो रहा है, इसका बोध हो रहा है समूह का। और यहाँ पे देखो मिट्टियों, यहाँ पे क्या है, संज्ञा का बोध भी हो रहा है, किसका, संख्या का। और यही बात अपनी हुई थी कि जहाँ पे संख्या, जहाँ पे संज्ञा और जहाँ पे समूह का बोध हो, वही है अपना कौन सा समास, दिग्गु समास। ठीक है उसके बाद देखो और उदाहरण हम देख लेते हैं। दो मंजिला, क्या है, दो मंजिला, ये शब्द है, और इस दो मंजिला शब्द का हमने जब क्या किया, समास विग्रह किया, तो क्या हुआ, दो मंजिलों का समहार। दो मंजिलों का क्या, समहार। दो मंजिलों का समहार। तो देखो समहार क्या होता है, समहार ही होता है समूह, दो मंजिलों का समूह है। ठीक है, दो क्या है यहाँ पे, संख्या। क्या है, दो क्या है यहाँ पे, संख्यावाची शब्द। ठीक है, तो समझ में आया यहाँ पे कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अपना होगा दिग्गु समास। उसके बाद देखो सत्य सही। सत्य सही प्रारंभिक पूर्व पद ही क्या है बेटा, पूर्व पद ही क्या है इसमें, पूर्व पद ही इसमें है संख्यावाची। क्या है, संख्यावाची, है ना, पूर्व पद ही संख्यावाची है, सत्य सही। अब देखो 700 पदों का समूह है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 700 पदों का समूह है, संख्यावाची भी हो रहा है, समूह का बोध भी हो रहा है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा दिग्गु समास। उसके बाद देखो पंचवटी। क्या है, पंचवटी मतलब शुरुआत ही किससे हो रही है, संख्या से हो रही है। किससे हो रही है, पंचवटी मतलब 5 बटों का समूह है, 5 बटों का समूह है। क्या है ये, समास विग्रह है। क्या है, समास विग्रह। और समूह का बोध यहाँ पे हो ही रहा है, 5 संख्या यहाँ पे आ ही रही है अपने, और बटो मतलब संज्ञा भी यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ पे कौन सा समास है, यहाँ पे है अपना दिग्गु समास। उसके बाद देखो शतक। शतक 100 अंकों का समहार। समहार मतलब बेटा समूह है, समूह का बोध यहाँ पे हो रहा है। 100 अंकों संख्या की बात यहाँ पे हो रही है अपने, तो यहाँ पे कौन सा है, दिग्गु समास। देखो त्रिभुज, अब यहाँ पे क्या है, 3 त्रिभुज है ना, स्टार्टिंग त्रि क्या है, 3, कौन सा पद है, पूर्व पद। कौन सा पद है, पूर्व पद। पूर्व पद तो है लेकिन क्या है, संख्यावाची। क्या है, संख्यावाची। ठीक है, और यहाँ पे देखो त्रिभुज का जो जब समास विग्रह हमने किया तो क्या हुआ कि 3 भुजाओं का समूह है ना, तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, यहाँ पे अपना वो होगा अपना दिग्गु समास। चले आगे, अब चलते हैं देखो आगे। अब देखो हम बात कर लेते हैं, दिग्गु समास अपना कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे किस पे, अब हम बात करेंगे बेटा, अब हम बात करेंगे द्वंद्व समास पे। किस पे, द्वंद्व समास। अब देखो द्वंद्व समास में क्या होता है ये भी हम जान लेते हैं, है ना। अब देखो द्वंद्व समास में क्या होता है बेटा, उभय पद प्रधान समास, है ना। जहाँ पे क्या हो, जहाँ पे उभय पद प्रधान होता है वही अपना क्या है बेटा, वही है अपना द्वंद्व समास। ठीक है, देखो यहाँ पे वह समास जिसमें 2 अथवा अधिक पदों का युग्म हो, पदों और उनमें सब या पदों का समहार। समहार का मतलब बताया था आपको, क्या है, समूह है, प्रधान हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है कि वह समास जिसमें 2 अथवा अधिक पदों का युग्म हो, जुड़ाव हो,
और उनमें सब या पदों का संहार मतलब समूह प्रदान हो। ठीक है, मतलब दोनों पद समान हो और दोनों पदों में क्या है, जिसमें पूर्व पद हो जिसमें उत्तर पद, दोनों पद प्रदान होते हैं। और प्रदान तो होते हैं, उसके साथ साथ ही वो किसका बोध करवाते हैं, उसके साथ साथ ही अगर वो किसका बोध करवाए, समूह का बोध करवाए, तो वही है अपना क्या, द्वंद्व समास। देखो इसकी पहचान जान लेते हैं, पहचान है ना कि द्वंद्व समास की पहचान कैसे होती है। बिल्कुल आसान भाषा में हम जान लेते हैं कि जो द्वंद्व समास है उसकी पहचान कैसे होती है। तो देखो, दोनों पद प्रधान। अब देखो दोनों पद, अब तुम सोचोगे दोनों पद कौन से होते हैं ना, दो पद कौन से आगे। तो देखो बेटा, अगर कोई शब्द है तुम्हारे सामने और उसका पूर्व पद और उत्तर पद, ये होते हैं कि जहां पे दोनों पद प्रधान हो, मतलब जहां पे पूर्व और उत्तर पद दोनों प्रधान हो, वो है अपना द्वंद्व समास। और देखो योजक चिन्ह का प्रयोग, इसमें किसका प्रयोग भी किया जाता है, इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और अगर वो योजक चिन्ह नहीं हो तो फिर वहां पे किसका प्रयोग किया जाता है, देखो विग्रह करते समय और अथवा या का प्रयोग। जब दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ होता है और अगर हम उसका क्या करते हैं, विग्रह करते हैं, तो फिर उसमें हम कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं, अथवा या फिर आप और या शब्दों का हम क्या करते हैं, इसमें प्रयोग करते हैं। ठीक है, कब, जब हम योजक चिन्ह को हम हटाते हैं तब। ठीक है, उसके बाद देखो अधिकांश विलोम, और इसमें क्या होते हैं कि जो अधिकांश शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, विलोम होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम, अब देखो द्वंद्व समास के प्रकार। हाँ बेटा, जिस प्रकार समास के प्रकार होते हैं उसी प्रकार द्वंद्व समास के भी प्रकार होते हैं। तो देखो बेटा, द्वंद्व समास के प्रकार कितने होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो देखो द्वंद्व समास के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। और 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं, देखो पहला जो इसमें है वो है इतरेतर द्वंद्व समास, मतलब जिन पदों के मध्य और का प्रयोग किया जाए वहां पे क्या है, वहां पर अपना होगा इतरेतर द्वंद्व समास। दूसरा भेद क्या है द्वंद्व समास का, वैकल्पिक द्वंद्व समास है ना, जहां पे क्या होता है, अथवा का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखो समहार दृढ़ समास, समहार द्वंद्व समास, क्या है ये, समहार द्वंद्व समास। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे या आदि या इत्यादि शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जहाँ पे आदि या इत्यादि लग रहा है समझ जाना कि कौन सा है, समहार द्वंद्व समास है। जहाँ पे अथवा आ रहा है समझ जाना वैकल्पिक द्वंद्व समास है। और जहाँ पे और का प्रयोग किया जा रहा है वहाँ पे समझ जाना अपना कौन सा समास है, वहाँ पे अपना है इतरेतर समास। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद चलते हैं हम आगे। अब देखो आगे चल लेते हैं हम। अब देखो बेटा, अब सबसे पहले द्वंद्व समास का जो पहला भेद है इतरेतर द्वंद्व समास। कौन सा समास है, इतरेतर द्वंद्व समास। इसमें क्या होता है वो हम जान लेते हैं। देखो वह समास जिसमें प्रयुक्त पद अलग अलग अर्थ देकर भी अपना अर्थगत अस्तित्व बनाए रखते हैं, मतलब वह समास जिसमें प्रयुक्त पद अलग अलग अर्थ देकर भी अपना क्या बनाए रखते हैं, अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, अपनी पहचान बनाए हुए रखते हैं, वो क्या होते हैं, इसे इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। मतलब अलग अर्थ दे रहे हैं लेकिन अपना अस्तित्व बनाए जो रखते हैं वही होता है इतरेतर द्वंद्व समास। अब देखो पहचान हम देख लेते हैं कि जो इतरेतर द्वंद्व समास है इसकी पहचान क्या होती है। तो देखो बेटा, देखो पदों में परस्पर ऊंच नीच का भेद नहीं कर सकते।
मतलब जो इतरेतर द्वंद्व समास है इसमें क्या किया जाता है कि इसमें पदों के अंदर चाहे पूर्व पद हो चाहे उत्तर पद हो, इसमें ऊंच नीच का भेदभाव नहीं किया जाता है। मतलब दोनों पदों को, चाहे वो पूर्व पद हो चाहे वो उत्तर पद हो, दोनों पदों को क्या किया जाता है, समान रूप से महत्व दिया जाता है। और कैसे दिया जाता है वो हम जान लेते हैं उदाहरण के माध्यम से। अब देखो उदाहरण, देखो इधर माता, योजक चिन्ह और पिता, क्या है, माता और पिता। अब हम कह सकते हैं कि पिता से ज्यादा माता है, या फिर हम कह सकते हैं कि माता से ज्यादा पिता है। मतलब यहाँ पे क्या है, दोनों को समान रूप से महत्व दिया गया है। माता को भी समान महत्व दिया जाता है, पिता को भी समान महत्व दिया जाता है। यहाँ पे दोनों को समान महत्व दिया जा रहा है। चाहे ये, अब देखो माता क्या है, माता जो है ये अपना क्या है, माता जो है ये है बेटा अपना पूर्व पद। कौन सा पद है, पूर्व पद। और पिता जो है ये अपना कौन सा है, पिता जो है यहाँ पे देख लो, पिता जो है ये है अपने उत्तर पद। ठीक है, और इन दोनों को क्या किया जा रहा है, पूर्व और उत्तर पद जिनको समान महत्व दिया जाता है वही है अपना द्वंद्व समास। उसके बाद देखो सीता राम, सीता राम, जिसका क्या होगा, समास विग्रह सीता और राम। अब देखो सीता राम है ना, ये क्या है, ये है समस्त पद। लेकिन जब हमने इसका क्या किया, सामासिक विग्रह किया, तो क्या हो गया, सीता और राम। मतलब सीता राम में बीच में हमने क्या लगा दिया, और मतलब उसका क्या कर दिया हमने, समास विग्रह कर दिया। और देखो सीता जो है, सीता ना तो राम से कम है, राम ना सीता से कम है ना, दोनों को यहाँ पे समान महत्व दिया जा रहा है। और जहाँ पे समान महत्व दिया जाता है बेटा वही है अपना द्वंद्व समास। तो यहाँ पे क्या है, सीता जो है वो क्या है अपना, सीता जो है वो है अपना पूर्व पद, पूर्व पद। राम क्या है, उत्तर पद। देखो अगला उदाहरण, सूर्य चंद्र, क्या है, सूर्य चंद्र। अब क्या है यहाँ पे, सूर्य चंद्र है, जब हमने इसका समास विग्रह किया तो क्या हुआ, सूर्य और चंद्र, सूर्य और चंद्र दोनों को समान महत्व दिया जा रहा है, हो गया अपना द्वंद्व समास। अब देखो आगे कुछ इंपोर्टेंट भी जान लो, दो से अधिक पद होने पर, मतलब दो से अधिक पद होने पर, जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश। अब ये दो से अधिक पद है ना, अगर ब्रह्मा विष्णु होते तो ये क्या होते, दो पद होते। लेकिन यहाँ दो से अधिक पद है, मतलब ब्रह्मा विष्णु और तीसरा जो पद है वो क्या है, महेश है ना। देखो यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश, उसके बाद देखो कद मूल है ना। तो ये क्या है, दो से अधिक क्या है पदों का भी इसमें क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और वहां पे क्या लगाए जाते हैं, ये योजक चिन्ह लगाए जाते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, अब देखो अब क्या है इसमें कि 1 से 9 तथा 10 के पूर्णांक को छोड़कर, किसे, 1 से 9 तथा 10 के पूर्णांक को छोड़कर शेष सभी पूर्व संख्यावाची शब्दों में इतरेतर द्वंद्व समास होता है। मतलब आपको क्या करना है कि 1 से 9 तक, 1 से 9 तक की संख्या को आप छोड़ दो ना, तथा 10 के पूर्णांक को छोड़कर, मतलब 1 से 9 और 10 के पूर्णांक को छोड़कर है ना, शेष सब जो पूर्व संख्यावाची शब्दों में इतरेतर समास होता है। मतलब 1 से 9 और 10 के पूर्णांक को छोड़कर जो पूर्व पद होते हैं, जो संख्यावाची शब्द होते हैं, वो अपना कौन सा समास होता है बेटा, वो अपना होता है इतरेतर समास। ठीक है, चले आगे देखो कैसे, उदाहरण देख लेते हैं। देखो 15, ये कितने हैं, 15। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, 5 और 10, 5 और 10। तो यहाँ पे कौन सा समास है अपना, यहाँ पे कौन सा है, इतरेतर समास। देखो 25 में क्या है, 5 और 20, 5 और 20, तो कौन सा समास होगा, इतरेतर समास। देखो 31, तो यहाँ पे 1 और 30, तो ये भी कौन सा समास हो गया अपना, इतरेतर समास। उसके बाद देखो 89, तो यहाँ पे क्या हुआ, 9 और 80, 9 और 80। ठीक है, तो यहाँ पे भी अपना कौन सा समास हुआ, यहाँ पे भी अपना हुआ इतरेतर समास। की बात यही की गई थी कि 1 से 9 और 10 के पूर्णांक को छोड़कर शेष जो भी होगी वो कौन से होगा, इतरेतर समास। ठीक है, अब देखो द्वंद्व समास का जो दूसरा भेद है वो क्या है, वैकल्पिक द्वंद्व समास।
अब जो द्वंद्व समास का दूसरा भेद है वो है वैकल्पिक द्वंद्व समास। अब देखो यहाँ पे, वह समास जिसमें प्रयुक्त पद परस्पर विरोधी अर्थ देते हैं, ऐसा समास जिसमें जिन शब्दों का, जिन पदों का प्रयोग किया जाता है और वो कौन सा अर्थ देते हैं, विपरीत अर्थ देते हैं, विपरीत अर्थ देते हैं जिसका एक अर्थ संभव नहीं होता है ना, किसी एक का ही अर्थ संभव होता है ना। मतलब वह समास जिसमें प्रयुक्त पद पर इस पर विरोधी अर्थ देते हैं, है ना, जिसका अर्थ संभव नहीं होता, जिसका अर्थ क्या होता है, संभव नहीं होता, है ना, किसी एक का ही अर्थ संभव होता है। ठीक है, विपरीत अर्थ देता है क्योंकि कि अर्थ संभव नहीं होता, और किसी एक का ही क्या देता है, वो किसी एक का ही अर्थ संभव होता है। ठीक है, अब देखो, पदों में परस्पर ऊंच नीच का भेद कर सकते हैं। क्या है, इन पदों में क्या होता है कि अपने जो वैकल्पिक द्वंद्व समास है इसमें क्या होता है कि इसमें होता है कि पदों में परस्पर ऊंच नीच का भेद कर सकते हैं। इतरेतर समास में क्या था कि पदों में क्या नहीं कर सकते, पदों की ऊंच नीच में हम भेद नहीं कर सकते, वो समान होते हैं। लेकिन वैकल्पिक द्वंद्व समास में क्या है कि वैकल्पिक द्वंद्व समास में ऊंच नीच में, मतलब पदों के परस्पर ऊंच नीच में हम क्या कर सकते हैं बेटा, हम नहीं, मतलब भेदभाव होता है। ठीक है, अब देखो आगे, हा ना, हा या ना, लाभ हानि, लाभ या हानि, जीवन मरण, जीवन या मरण। ठीक है, पाप पुण्य, पाप या पुण्य, कर्तव्य कर्तव्य, कर्तव्य या अकर्तव्य। क्या समझ में आया इसमें? हाँ, ये उदाहरण है किसके है, वैकल्पिक द्वंद्व समास के। और ये क्या कर रहा है, विपरीत अर्थ दे रहा है, विपरीत अर्थ दे रहा है, मतलब विपरीत अर्थ बता रहा है। पदों में इनमें विपरीतता है, इनमें समानता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जहां लाभ की बात हो रही है वहां उसका विपरीत अर्थ दिया जा रहा है। मतलब वहां पे क्या किया जा रहा है कि पदों में परस्पर ऊंच नीच बताया जा रहा है ना, पदों में क्या बताया जा रहा है, ऊंच और नीच। कैसे? क्योंकि यहाँ पे क्या कहा गया, लाभ, है ना, लाभ मतलब किसी चीज में हमें लाभ प्राप्त होना। लेकिन इसका विपरीत, मतलब इसका विपरीत, इसका जो अर्थ दिया गया वो क्या हो गया, हानि, है ना, हानि दिया गया। तो यहाँ पे बताया क्या गया है कि यहाँ पे पदों में ऊंच नीच के बारे में, मतलब ऊंच नीचता की जाती है। इसके साथ ही इसमें विरोधी पद का विरोध, मतलब पद से विपरीत अर्थ बताया जाता है। इसके साथ ही देखो यहाँ पे जीवन मरण, अगर जीवन आया तो उसके साथ क्या विपरीत अर्थ होगा, मरण, और अगर मरण आया तो उसके साथ विपरीत अर्थ होगा जीवन। ठीक है, अब देखो यही हुआ है ना, जीवन या मरण। उसके बाद देखो पाप पुण्य, तो यहाँ का क्या है, पाप या पुण्य। ठीक है, अगर पुण्य हुआ तो उसका पाप होगा, पाप हुआ तो उसका पुण्य होगा। क्यों? क्योंकि ये विपरीत अर्थ देता है ना, ये ऊंच नीच बताता है। उसके बाद देखो कर्तव्य कर्तव्य, तो क्या हुआ, कर्तव्य या अकर्तव्य। आया समझ? ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। अब देखो आगे, समाहार द्वंद्व समास, है ना, वह समास जिसमें प्रयुक्त पद अपने सम्मिलित अर्थ के अतिरिक्त अन्य अर्थ भी देते हैं। मतलब ऐसे प्रयुक्त पद जो खुद का अर्थ तो देते हैं लेकिन उससे अतिरिक्त अन्य अर्थ भी देते हैं, वो क्या होते हैं, वो होते हैं समाहार द्वंद्व समास। कैसे? देखो इत्यादि, देखो इधर दोनों पद सार्थक हो, है ना, दोनों पद क्या हो, सार्थक हो, सदैव एक साथ ही अर्थ में बोले जाते हैं। मतलब दोनों पद सार्थक हो, सदैव क्या किए जाते हो, सदैव एक ही अर्थ में बोले जाते हैं, है ना। और आदि क्या होता है, कोई एक पद सार्थक हो। इत्यादि में तो क्या होता है कि दोनों पद सार्थक हो। समझ में आया? इत्यादि जहां पे है वहां पे क्या है कि दोनों पद सार्थक हो और सदैव एक साथ एक ही अर्थ में बोले जाए। लेकिन आदि का उसका क्या होता है, आदि में क्या होता है कि कोई एक पद सार्थक हो। इसमें दोनों पद, इत्यादि में दोनों पद सार्थक है ना, लेकिन आदि में कोई एक पद सार्थक हो। मतलब जहां पे किसी एक पद सार्थक की बात की जाए वो तो है अपना आदि, और जहां पे दोनों पदों की सार्थकता की बात की जाए वो अपना क्या है, वो है इत्यादि। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण तो जानना जरूरी है ना, तो अब आ जाते हैं हम उदाहरण पे। ठीक है, कि कैसे होता है तो हम जानेंगे। तो देखो अब इधर देखो, उदाहरण क्या है, दाल रोटी,
दाल रोटी, क्या हुआ, दाल रोटी इत्यादि। अब यहाँ पे क्या हुआ, इत्यादि आ रहा है, और इत्यादि का मतलब क्या था, दोनों पद सार्थक हो, दोनों पद साथ साथ हो, है ना, आ रहे हैं ना दाल रोटी, और क्या हो, सदैव एक साथ एक ही अर्थ में बोले जाए, दाल रोटी एक ही अर्थ में बोले जा रहे हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, ये अपना उदाहरण हो गया समाहार द्वंद्व समास का। देखो चाय वाय, तो क्या होगा, चाय वाय आदि, आदि आदि मतलब कोई एक पद सार्थक हो, कोई एक पद सार्थक हो, सार्थक मतलब किसी एक पद का अर्थ निकलता हो। चाय, चाय इसमें क्या है, सार्थक है, क्या है, सार्थक। लेकिन वाई क्या होता है भाई, ये क्या होता है, इसका क्या अर्थ होता है, हम कह देते हैं ना चाय वाई, है ना, तो वाई का कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन आदि इसके आगे लगा, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक पद सार्थक है, एक पद सार्थक है, मतलब यहाँ पे आदि लगा हुआ है चाय वाई, क्योंकि वाई का कोई अर्थ नहीं है ना। और इधर क्या है, दाल रोटी, मतलब दाल और रोटी दोनों क्या है, सार्थक शब्द है, क्या है, सार्थक, दोनों साथ चल भी रहे हैं, दोनों सार्थक शब्द भी है, ठीक है। अब देखो हुक्का पानी, हुक्का पानी इत्यादि। अब देखो इधर क्या है, हुक्का पानी इत्यादि, इत्यादि क्यों लगा यहाँ पे, क्योंकि इत्यादि का मतलब ही होता है कि जहां पे दोनों पद सार्थक हो। अब यहाँ पे हुक्का और पानी दोनों शब्द सार्थक है, दोनों का अर्थ है ना, दोनों अर्थ सहित चल रहे हैं, है ना, तो ये क्या है, ये है अपने सार्थक, इसलिए इनके आगे क्या लगा हुआ है, इत्यादि। लेकिन देखो आमने सामने, अब सामने आदि, सामने आदि, सामने आदि मतलब एक पद को सार्थक माना जा रहा है, वो कौन सा है, सामने, एक पद सार्थक, और वो क्या है, सामने, कन्फर्म। अब देखो अड़ोस पड़ोस, पड़ोस इत्यादि, पड़ोस आदि, है ना, क्या किया गया यहाँ पे, अड़ोस पड़ोस, अड़ोस क्या होता है, पड़ोस तो फिर भी होता है, तो ये क्या है, सार्थक, और सार्थक तो मानना किसको, एक पद को, क्या लगा आगे, आदि, है ना। उसके बाद देखो पूछताछ, पूछना आदि, आदि क्यों, क्योंकि पूछना केवल एक पद सार्थक, जहां पे एक पद सार्थक की बात की जाए वो क्या है बेटा अपना, वो है आदि, क्या है, आदि, है ना। जहां पे केवल एक पद का अर्थ एक पद का अर्थ हो रहा है, एक पद को महत्व दिया जा रहा है, एक पद का अर्थ निकल रहा है, वो है आदि। और जहां पे दोनों पदों को सार्थक साथ में लेकर चल रहे हैं, वो अपना क्या है बेटा, वो है अपना इत्यादि। तो बस इतना ध्यान में रखना है कि जहां पे दोनों पद सार्थक हो, जहां पे सदैव एक ही अर्थ में बोले जाए, वो है इत्यादि, और जहां पे केवल एक पद सार्थक हो, क्या हो, जहां पे केवल एक पद सार्थक हो, तो वो कौन सा है अपना, आदि, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब देखो कुछ और बातें भी तुम्हें ध्यान में रखनी है ना। कभी कभी दोनों पद सार्थक होते हैं और दोनों एक ही अर्थ बैठता है, उनके विग्रह में आदि का प्रयोग किया जाता है। मतलब क्या होता है कि कभी कभी दोनों पद सार्थक होते हैं और उनके साथ भी किसका प्रयोग किया जाता है, अर्थ एक ही बैठता है लेकिन दोनों पद सार्थक होते हैं और उसके साथ किसका प्रयोग किया जाता है, आदि का प्रयोग किया जाता है। कैसे, देखो बेरी दुश्मन, बेरी दुश्मन आदि, क्या है, बेरी और दुश्मन दोनों पद सार्थक है, बेरी भी सार्थक है और दुश्मन भी सार्थक है, और प्रयोग किसका किया जा रहा है, आदि का। क्यों किया जा रहा है, क्योंकि देखो इसको समझो कि कभी कभी दोनों पद सार्थक होते हैं और दोनों एक ही अर्थ के साथ बैठते हैं ना, उनके विग्रह में आदि का प्रयोग किया जाता है। जब इनका विग्रह करते हैं तो उसमें आदि का प्रयोग किया जाता है। देखो भला चंगा, है ना, भला चंगा भला आदि। अब यहाँ पे देखो दोनों पद तो सार्थक थे लेकिन अर्थ किसका दिया गया, यहाँ पे भला। अब देखो इधर भूत प्रेत, भूत आदि, क्या, भूत आदि। तो यहाँ पे देखो अब इधर बाल बच्चे बच्चे, बाल बच्चे बच्चे, है ना, तो यहाँ पे क्या लगाया गया, आदि। तो ये ध्यान में रखना है कभी कभी कि दोनों शब्द सार्थक होते हैं और उनके साथ किसका प्रयोग किया जाता है, आदि का प्रयोग भी किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात भी आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। अब देखो बेटा अपना क्या है, अपना तो बेटा कुछ ही नहीं है ना, अपना तो कब होगा,
जब खुद से मेहनत करेंगे, जब खुद से आगे बढ़ेंगे, जब खुद से कुछ करेंगे, खुद अपने पैरों पे खड़े होंगे, तब जाके अपना कुछ बनेगा, है ना। बाकी तो अभी तो मम्मी पापा के पैसों पे ही है ना। अपना कब होता है, अपनी चीज़ कब होती है, जब हम खुद से मेहनत करके, खुद से जितना स्ट्रगल करके हम चीज़ें जुटाते हैं या फिर कोई मेहनत करके किसी लक्ष्य को हम प्राप्त करते हैं, तब हम उसे अपनी चीज़ बोल सकते हैं। जब तक हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करते, जब तक अपनी तरफ से अपनी मेहनत से कुछ नहीं होता, तो वो चीज़ अपनी नहीं रहती है। वही चीज़ अपनी रहती है जिसे हम बड़ी मेहनत के साथ प्राप्त करते हैं, है ना। दूसरों की चीज़ कभी भी अपनी नहीं होती है। अपनी वही चीज़ होती है जब हम मेहनत करते हैं, और जब उस चीज़ के लिए मेहनत करके, लगन करके फिर वो हमें प्राप्त होती है, तो वो चीज़ अपनी होती है। कभी भी ये मत समझना दूसरों के पास तुमने कुछ ले लिया या तुम दूसरों के सहारे जी रहे हो फिर वो अपनी समझ लो। इस भूल में बेटा कभी मत लेना, है ना। अपनी चीज़ अपनी मेहनत से जब होती है वही अपनी चीज़ होती है। अब देखो बहुव्रीहि समास, समास का बेटा लास्ट भेद है, कौन सा है, बहुव्रीहि समास। तो अब हम बात कर लेते हैं बहुव्रीहि समास के बारे में। अब देखो बहुव्रीहि समास में क्या होता है। अब तक हमने पीछे पढ़ा था द्वंद्व समास, है ना। द्वंद्व समास में क्या था, जहां पे दोनों पद प्रधान होते हैं, लेकिन बहुव्रीहि समास उसका उल्टा है बेटा। इसमें क्या है कि जहां पे दोनों पद क्या होते हैं, जहां पे दोनों पद क्या होते हैं, जहां पे दोनों पद अप्रधान होते हैं, क्या होते हैं, अप्रधान। जहां पे दोनों पद अप्रधान होते हैं वो होता है बेटा अपना बहुव्रीहि समास, है ना। अब देखो हम बहुव्रीहि समास की पहचान कैसे करते हैं। तो देखो जो मैंने अभी आपको बताया वही बात है कि जहां पे क्या हो, जहां पे कोई भी पद प्रधान नहीं, मतलब ऐसा समास, ऐसे समास का शब्द जिसमें ना तो पूर्व पद को महत्व दिया जाता है, ना ही उत्तर पद को महत्व दिया जाता है, बल्कि कोई तीसरा ही पद आता है, उनका तीसरा ही अर्थ निकलता है, वही है बेटा अपना बहुव्रीहि समास। देखो अन्य अर्थ की प्रधानता क्या है, अन्य अर्थ की प्रधानता। ना तो पहला पद को महत्व दिया जाता है, ना दूसरे पद को महत्व दिया जाता है, इसमें अन्य पद को महत्व दिया जाता है, क्योंकि जो दोनों को मिलाकर इसका कोई अन्य ही अर्थ निकलता है, और जो अन्य अर्थ निकलता है वही क्या है, बहुव्रीहि समास। इसलिए आप सभी को ध्यान में रखना है कि जहाँ पे दोनों पद अप्रधान होते हैं और दोनों पदों की अप्रधानता और कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है, वो होता है अपना बहुव्रीहि समास। देखो यहाँ पे दिया गया है तीसरे अर्थ की प्रधानता, किसकी प्रधानता, तीसरे अर्थ की प्रधानता। देखो लाइन टू लाइन, बिल्कुल आसान और इजी भाषा में आपको ध्यान में रखना है। लाइन टू लाइन है कि कोई भी पद प्रधान नहीं, मतलब जहाँ पे ना पूर्व पद प्रधान है, जहाँ पे ना तो पूर्व पद प्रधान है और ना ही क्या है, ना ही उत्तर पद प्रधान है, दोनों पद प्रधान नहीं है, वो है अपना बहुव्रीहि समास। और कोई अन्य ही अर्थ, मतलब तीसरा पद, है ना, दोनों पदों को महत्व ना देकर कोई तीसरा पद होता है उसको क्या दिया जाता है, महत्व दिया जाता है। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे तीसरे अर्थ की, यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे होती है बेटा तीसरे अर्थ की प्रधानता। ठीक है, अब देखो अधिकांश उदाहरण पौराणिक होते हैं, और बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि बहुव्रीहि समास में जो अधिकांश जो उदाहरण होते हैं वो क्या होते हैं, अधिकांश जो उदाहरण होते हैं वो पौराणिक होते हैं। अब देखो विग्रह करते समय हे जिसका, हई जिसके का प्रयोग होता है, मतलब जहाँ पर हई जो, हई जिसका या फिर हई जिसके, इन शब्दों का प्रयोग किया जाए तो बेटा समझ लेना वहाँ पे कौन सा समास है, वहाँ पर है अपना बहुव्रीहि समास। कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास। कैसे देखते हैं हम आगे। अब देखो पहले हम देख लेते हैं बहुव्रीहि समास में पर्याय अर्थ वाले शब्द। पर्याय अर्थ वाले शब्द मतलब पर्यायवाची वाले शब्द, मतलब पर्यायवाची वाले शब्दों का कैसे बहुव्रीहि समास होता है वो पहले हम देख लेते हैं। तो देखो उदाहरण के माध्यम से जान लेते हैं हम। देखो चक्षुश्रवा क्या है, चक्षुश्रवा, चक्षु क्या हो गया, पर्यायवाची शब्द है ना। अब देखो श्रवा, यहाँ पे क्या है, इसका क्या होगा बहुव्रीहि, चक्षुओं
से सुनता है जो शाप, है ना, क्या हुआ इसका बहु। अब देखो है जो, क्या है जो, और यहाँ पे देखो दिया था ना कि जहाँ पे है जो आए वहां पे अपना क्या होगा बेटा, वहां पे अपना होगा बहुव्रीहि समास। कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास। उसके बाद देखो लंबोदर, लंबोदर लंबा है उदर जिसका, है ना, लंबा है उदर जिसका, वो क्या है, वो है अपने कौन, गणेश, क्या है, गणेश जी, गणेश भगवान। ये क्या है, तीसरा पद, तीसरे पद को महत्व दिया जाता है, दोनों पदों को महत्व ना देके, वही है बेटा अपना बहुव्रीहि समास। उसके बाद देखो चक्रपाणी, क्या है, चक्रपाणी, मतलब चक्र है जिसके हाथ में, वो कौन है, विष्णु। अब देखो है जिसके, है जिसके, है ना, यहाँ पे है जिसके, तो यहाँ पे आ रहा है जिसके, तो क्या हो गया अपना बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। इन चीजों को याद कर लेना। ये एक तरफ से ये होता है कि एक ट्रिक होती है अपनी, कि ये नियम होते हैं कि अगर इनका पता हमें होता है तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे कौन सा समास हो सकता है। उसके बाद देखो नाकपति, नाकपति, स्वर्ग, नाक का है जो स्वामी, किसका, नाक का है जो स्वामी, है जो, है जो बेटा, है जो, देखो जहाँ पे है जो, है जिसका, है जिसके, ये जो शब्द आ रहे हैं तो समझ लेना वहां पे अपना कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास। उसके बाद देखो चक्रधर, क्या है, चक्रधर। अब देखो इसका क्या होगा, बहुव्रीहि समास। देखो समास विग्रह, देखो इसका, चक्र को धारण करता है जो कृष्ण, चक्र को जो हाथ में जो धारण करते हैं वो कौन है, श्री कृष्ण है। तो यहाँ पे जो चक्र को धारण करने वाले, अब देखो है जो, है जो, बेटा ये तीन चीजें तो याद ही रख लेना, है जो, है जिसका, है जिसके, तो यहाँ पे अपना कौन सा होगा, यहाँ पे अपना होगा बहुव्रीहि समास। कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास। देखो आगे, अब इनकी ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिससे हमें पता चल सकता है कि इनमें भी बहुव्रीहि समास हो सकता है, कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं, कौन कौन सी ऐसी जगह या चीजें हैं जहाँ पे भी बहुव्रीहि समास होता है, तो वो भी हम देख लेते हैं। उनकी पहचान कैसे की जाएगी वो भी हम जान लेते हैं। तो देखो सबसे पहले धार्मिक स्थानों के नाम, जो भी अपने धार्मिक स्थान है और जिन धार्मिक स्थानों के नाम आते हैं वहां पे अपना क्या होगा, वहां पे बेटा अपना होगा बहुव्रीहि समास। देखो त्रिवेणी, पंचवटी, गुरुद्वारा, ये जो उदाहरण है ये किसके हैं, ये है बहुव्रीहि समास के। तो ध्यान में रखना कि जहां पे धार्मिक स्थानों के नाम की बात हो वहां पे कौन सा समास आएगा, अपना बहुव्रीहि समास। उसके बाद देखो विशेष ऐतिहासिक स्थानों के नाम, ऐतिहासिक स्थान जहाँ पे ताजमहल है ना, जो शाहजहां ने मुमताज की याद में बनाया था, तो देखो विशेष ऐतिहासिक जो स्थान है पुराने, वो देखो ताजमहल, मेहरानगढ़, जितने भी पुराने स्थान हैं उनका जो नाम आएगा, है ना, जितने भी अपने क्या है, जितने भी अपने ऐतिहासिक स्थानों के नाम है वो किस में आएंगे, बहुव्रीहि समास में। उसके बाद देखो प्रशासनिक स्थानों के नाम, प्रशासनिक, है ना, प्रशासनिक स्थानों के जो नाम आएंगे वो भी अपने किस में आएंगे, बहुव्रीहि समास में। देखो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ये जो नाम है ये भी किस में आएंगे, बहुव्रीहि समास में। उसके बाद देखो देश, राज्य, शहर का नाम, किसी भी देश का नाम, किसी भी राज्य का नाम और किसी भी शहर का नाम अगर आ रहा है, जैसे कि हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, तो ये भी क्या है अपने बहुव्रीहि समास में। उसके बाद देखो राजनीतिक, राजनीतिक या पुरस्कारों के नाम, मतलब राजनीतिक या फिर प्रशासनिक पदों के नाम, है ना बेटा, यहाँ पे आना पहले आपको, राजनीतिक और प्रशासनिक पदों के नाम जहाँ पे है वो भी अपना क्या है, बहुव्रीहि समास, जैसे कि प्रधानमंत्री, राज्यपाल और महाधिवक्ता, ठीक है। उसके बाद देखो आगे उपाधियों या पुरस्कारों के नाम, मतलब जितनी भी उपाधियां और पुरस्कारों के जो नाम आते हैं वो भी किस में आता है, बहुव्रीहि समास में, जैसे कि राष्ट्रपिता, महात्मा, भारत रत्न पुरस्कार, है ना, ये जो आएंगे ये भी किस में आएंगे, अपने बहुव्रीहि समास में। उसके बाद देखो धर्म संप्रदाय का नाम,
मतलब जो धर्म संप्रदाय के जो नाम आएंगे वो भी किस में आएंगे, वो भी अपने आएंगे बहुवीर्य समास में। शैव शिव के अनुयायी है जो। उसके बाद देखो पौराणिक पात्रों के नाम, जो भी पौराणिक पात्रों के जो नाम आएंगे वो भी किस में आएंगे अपने, वो भी अपने आएंगे बेटा बहुव्रीहि समास में। मतलब आपको ये ध्यान में रखना है कि जहाँ पर भी दोनों पद अप्रधान होते हैं और जहाँ पर भी धार्मिक स्थानों के, विशेष ऐतिहासिक स्थानों के नाम, प्रशासनिक स्थानों के नाम, देश राज्य शहर के नाम, राजनीतिक प्रशासनिक उपाधियों या पुरस्कारों, धर्म संप्रदायों या फिर पौराणिक नामों की जहाँ पे बात होगी वो अपने क्या होंगे, वो अपने होंगे बहुव्रीहि समास। अब देखो, अब हम एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। देखो बेटा, हमने सबसे पहले पढ़ा था दिग्गु समास। दिग्गु समास मतलब जिसका ऐसा समास जिसमें पूर्व पद है ना, पूर्व पद संख्यावाची हो, उत्तर पद संज्ञा हो और सारा जो है वो क्या है कि समस्त जो सामासिक विग्रह है वो किसका बोध कराए, वो करवाए समूह का बोध, तो वो अपना क्या होगा, दिग्गु समास। उसके बाद क्या था अपना, उसके बाद था बेटा अपना द्वंद्व समास। अब देखो द्वंद्व समास में क्या है, द्वंद्व समास में मतलब ऐसा समास जहाँ पे दोनों पदों की प्रधानता हो, दोनों पदों को समान रूप से महत्व दिया जाए, वो अपना कौन सा है, द्वंद्व समास। और दोनों पद कौन से, पूर्व पद और उत्तर पद, इन दोनों पदों को जो समान रूप से महत्व जिसमें दिया जाता है वो कहलाता है अपना द्वंद्व समास। उसके बाद देखो, उसके बाद हमने जाना क्या, उसके बाद हमने जाना बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास द्वंद्व समास का उल्टा है बेटा। द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है, लेकिन बहुव्रीहि समास में क्या होते हैं, दोनों पदों की अप्रधानता होती है, किसी तीसरे पद को महत्व दिया जाता है, कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है, उसे कहा जाता है बहुव्रीहि समास। तो देखो मेरे प्यारे साथियों, आज अपने समास से संबंधित जितने भी भेद थे, समास के बारे में हमने बेसिक जान लिया, समास के सारे भेद हमने जान लिए हैं। आज समाज से संबंधित क्लास अपनी यही समाप्त होती है। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, नए टॉपिक के साथ। जब तक आप सभी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और सबसे बड़ी बात, शिक्षा जगत एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कुछ भी नहीं छोड़ा जाता, सभी चीज़ों को बड़ा विस्तृत और बहुत ही आसान तरीके से बताया जाता है। और विद्यार्थियों को यही चाहिए कि जहाँ पे सबसे आसान तरीके से हमें समझाया जाए और पूरा मैटर मिले, ताकि हम एग्ज़ाम को पास कर पाए। तो बेटा ये ऐप आप जल्दी से जल्दी डाउनलोड करो, जल्दी से जल्दी दिव्या मैम के साथ जुड़ जाइए। धन्यवाद। आज अपना टॉपिक यही समाप्त होता है।